ये कह के वो हमसे पैसा ले ली। वो तो खुद लिया और वो अपने दोस्त के लिए भी ली। मैं विश्वास था, मैं दे दिया। ये कह के वो हमसे पैसा ले ली। वो तो खुद लिया और वो अपने दोस्त के लिए भी ली। मैं विश्वास था, मैं दे दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में। आपके साथ विवेक कुमार, यूपी के ज्योति मौर्य एसडीएम और उसकी पति की कहानी तो आप जानते ही है, खूब मीडिया में ट्रायल भी हुआ था कि किस तरीके से एसडीएम बनने के बाद अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दी थी। कुछ ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर का है। आपको बता दें कि जहाँ एक पति अपने पत्नी को दरोगा बनाने के लिए सारे खर्च उठाते हैं और उसके बाद दरोगा बनते ही पति के साथ रहने से इनकार कर देता है। वही पति इतना ही नहीं करता है, बच्चे का सारा देखभाल करता है ताकि पत्नी की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। वही पत्नी किसी और के प्रेम के चक्कर में पड़ जाने के बाद पति के साथ रहने से इनकार कर देता है और उसे डराता धमकाता भी है, वहाँ तक कि गलत केस में भी नाम फंसाने की बात कही जाती है। कुछ ऐसा ही मामला हम आपको बता रहे हैं जो कि मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के ज्योति और प्रिय रंजन का है, जहां परिवार वाले के खिलाफ जाकर उन्होंने प्रेम विवाह किया था और दिल्ली में जाकर सुखी संबंध परिवार बनाकर वो अपना पारिवारिक जीवन जी रहे थे। इसी बीच ज्योति ने प्रिय रंजन से कहा कि उसे बीपीएससी की तैयारी करनी है, उसे भी बड़ा शौक है कि वह दरोगा बने, जिसको लेकर प्रिय रंजन एक एक रुपया करके उसे उसकी कोचिंग का सारा फीस भरता था और उसके पढ़ाई की पूरी करवाता था। इस दौरान उसके एक पुत्र भी हुए जो कि अभी 10 साल का, उसका भी सारा ख्याल वो खुद रखता था और खुद वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। जिसके बाद लॉकडाउन लगने के बाद वो मुजफ्फरपुर शहर आ गए। फिर से ज्योति ने बीपीएससी तैयारी की बात कही तो जो प्रिय रंजन ने उसकी तैयारी को लेकर शहर के सभी कोचिंग संस्थानों में बात की, जहां ज्योति क्लास करना चाहती तो सभी क्लास में उसका क्लास करवाया। इसी दौरान ज्योति का कहना था कि उसके कोचिंग में कोई लड़की नहीं है पढ़ने लिखने वाली तेज, वो किस दूसरा कोचिंग में जाना चाहती। तो प्रियरंजन ने बोला कि लड़की नहीं है, कोई लड़का है पढ़ने वाले तेज, उसके साथ भी दोस्ती करके पढ़ाई कर सकते हो। तो उन्होंने पट से एक लड़के का नाम बताया जिसके बाद वो दोनों मिलजुल कर पढ़ाई करते थे, जिससे प्रियरंजन से कोई खास उनका दबाव नहीं था कि वो साथ में पढ़ाई नहीं करे। प्रियरंजन समझते थे कि वो एक दूसरे से मिल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। लेकिन यह पढ़ाई की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया और जैसे ही प्यार में बदला उसके बाद दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला था, जिसके दौरान ज्योति ने प्रियरंजन से कहा कि उसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो दोस्त है वो उसका भाई सेटर है, एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करने के लिए 10 लाख रुपया की मांग की। वहीं अपने साथी के भी एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करने के लिए 10 लाख यानी 20 लाख रुपये उससे मांग की कि उन्हें पैसा दीजिए और उसका नौकरी लग जाएगा तो वो आपको पैसा वापस कर देगा। उनके पिता के पास नहीं है तो प्रियरंजन ने उसे पैसा भी दे दिया। लेकिन ट्रेनिंग के फर्स्ट दिन ही ज्योति प्रियरंजन के कॉल उठाते ही उनका साफ साफ कहना था कि मेरे पास कॉल नहीं करो, हमें तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है। और कई सारी बातों को कह रहे हैं। प्रियरंजन अपनी कहानी को बता रहे हैं किस तरीके से उनकी कहानी ने नया मोड़ लिया है, जहाँ उसकी पत्नी दरोगा उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। आइए पहले सुनिए उन्हीं के मुँह से उनकी पूरी कहानी। मेरा नाम प्रियरंजन हुआ, मेरी वाइफ का नाम ज्योति कुमारी हुई। 2005 में मेरा उनसे कंसल्ट हुआ था, दोस्ती हुई थी। 2009 में हम लोगों ने भाग के शादी की, प्रेम विवाह, अंतर्जातीय प्रेम विवाह की। और हम लोग वहाँ गुड़गांव में राजी खुशी हंसी अच्छे से रहने लगे। वहाँ पे मैं गुड़गांव में रियल एस्टेट का काम करता था। 2012 में तभी इसने बोला कि मुझे बीपीएससी की तैयारी करनी है, सो मेरा एडमिशन करा दिए। तो मैं वहाँ पे भी गुड़गांव में उसके इंस्टीट्यूट और इस सब में तैयारी के लिए भेज दिया। और एक विश्वास था जिस कारण से मैं उसे वहाँ पे भी भेज दिया, ना उसके पीछे जाता, क्योंकि मुझे अपने काम से समय नहीं मिल पाता था वहाँ पे। फिर नोटबंदी हो गई जिस कारण से 2017 में मैं गुड़गांव से यहाँ वापस आ गया। गुड़गांव से यहाँ वापस आने के बाद इसे यहाँ के भी कुछ इंस्टीट्यूटों में एडमिशन कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर, 2-3 और इंस्टीट्यूट है, मैं तो अब नाम भी भूल गया, इसमें एडमिशन कराया जहाँ जहाँ ये बोली। इसके बाद ये घर पे तैयारी करती थी। सुबह ये जाती थी 9 बजे और शाम के 5 बजे जाती। मैं कभी नहीं विश्वास पूछा कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है। सारा कोचिंग का खर्च मैं उठाता था। तभी इसी बीच में ये बोली मुझे वैशाली कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करा, जो वहाँ का अच्छा रिस्पॉन्स। मैं वैशाली कोचिंग सेंटर में भी जाके
पैसा दे के वहाँ पे एडमिशन करा दिया। ये 5 दिन 7 दिन गई और उसका जाना वहाँ छोड़ दी। मैं इसे पूछा कि क्यों क्यों नहीं जाती हो वहाँ पे? तो नहीं, वहाँ पे इसलिए कि वहाँ पे कोई भी लड़कियाँ तेज़ है नहीं पढ़ाई लिखाई में, वो बहुत इंस्टीट्यूट ख़राब है। मतलब लड़की नहीं है तो कोई लड़का तो है जो आप जिस बात कर सकते हैं। तो ये बोली हाँ, एक है सोमेश्वर नाम का लड़का है, वो अच्छा ब्रिलियंट है, कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूट का सबसे अच्छा तेज लड़का है। हम बोले ठीक है, कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आप पे भरोसा है, आप उस पर जाइए, उससे बात कर सकते हैं और आप अपना ये इतना ज़्यादा करीब हो गया। उस वो मेरा एक बोला हुआ कि वो दोनों एक हो गए नौकरी के। एक साथ उन लोग तैयारी करने के लिए पटना चले गए। पटना में जहाँ ये रहते उसी के रूम के बगल में वो भी रहने लगा। पहले इसे पीजी में रखवाए तो पीजी से ये छोड़ के रूम में आ गई कि मुझे रूम दिला दिए। मैं रूम भी दिला दिया। फिर इतने करीब आ गए कि मैं उनसे दूर होते गया। इसी बीच में ये सेंटर मैनेज करने के लिए मुझसे पैसा मांगा, तो उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं किसी तरीके ज़मीन बेच के दोस्तों से पैसा लेके, उसे पैसा भी है उसे भी दिया, और प्लस वो अपने उस दोस्त के लिए भी बोले कि उसके पास भी अभी पैसा है नहीं, आप दे दीजिए, जो होगा तो उसके फादर का पेंशन और ये सब आने वाला पैसा वो दे देगा मेरे नौकरी पास। लगाने के लिए जी, सेंटर मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसके फादर एक पुराने रसूलदार पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे, अच्छे नाम था, अच्छा ये था। तो उसने बोला कि मेरा भाई उन सारे लोगों को जानता है जो वो उस मतलब दरोगा बना था। दरोगा बनने में उसका ये कर देगा, सेटिंग से मैनेज कर रहा सेंटर। जिसमें से एक उनके राजगीर में, उन्हीं के फादर के एक दोस्त है राजगीर में, पोस्टेड भी है राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में। ये कह के वो हमसे पैसा ले ली। वो तो खुद लिया और वो अपने दोस्त के लिए भी ली। मैं विश्वास था, मैं दे दिया। मुझे नहीं पता था कि इन लोग इतना ज़्यादा करीब है और ये पटना में एक साथ अलग अलग घर के आसपास रहते हैं, एक ही साथ फिजिकल तैयारी करने जाते हैं। मैं वहाँ जाता भी था मिलने तो मुझे डांट के ये करके भगा दिया, तुम आ गया मेरा तैयारी ख़राब हो जाएगा, ये हो जाए, तुम जाओ। कितने बार इसको कोविड के टाइम में भी बुलाए कि आ जाओ, तो ये आना नहीं चाहती थी वहाँ पे, क्योंकि दोनों वहीं पे रहते थे। अच्छा, अ, उस समय आपके पास बच्चा मेरा भी एक 10 साल का बच्चा भी है। तैयारी के बच्चा दौरान बच्चे थे? तैयारी के दौरान बच्चा मेरे साथ ही रहता था, और तैयारी से पहले भी जिस समय ये 17 से इंस्टीट्यूट पकड़ रही थी, यहाँ तक कि 17 क्या, गुड़गांव में भी जब 12 में जब बच्चा हुआ मेरा, 13 में बच्चा हुआ, तब भी मैं बच्चे को ही संभालता था पहले, फिर अपने काम पे जाता था। ये तैयार इस इंस्टीट्यूट भी जाती थी पढ़ने के लिए, तो मैं बच्चे को संभालता था और घर पे रहता था, और ये पढ़ाई करके आती थी। क्योंकि गुड़गांव में मैं और मेरी वाइफ ही रहते थे। यहाँ पे भी आए घर पे, तो यहाँ पे भी मैं बच्चे को संभालता था, बच्चा मेरे साथ ही रहता था, और ये होता था। हम्म, इसके बाद इसी बीच में जब इसका जॉब होने तक, जब तक ये ट्रेनिंग पे गई नहीं तब तक ये मुझसे बातें करती थी, सारा कुछ था तैयारी, ट्रेनिंग तक का, ट्रेनिंग के पहले दिन तक मुझसे बात करती है। मैं उसको पैसा भी भेजा, जब भी हमसे जो मांगी हमसे पैसा जितना हुआ हम भेजे उसको। अचानक ट्रेनिंग के पहले दिन जिस दिन गए, उसके बाद ही से सीधे मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, मुझे फ़ोन नहीं करो, आज के बाद से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं बेटे से भी बात करना बंद करा दिया, उसका नंबर ये बंद करा दी जो मैंने दिया था। किसी तरीके से बेटे का नंबर मिला, बेटे को फ़ोन पे बात होने लगा। फिर बेटे से बात करते करते फिर पता चला कि पापा मम्मी सोमेश्वर अंकल से मिलने जाती थी, 5-5 दिनों तक रहती थी, हमें एक रूम में अलग सुलाती थी और खुद एक साथ रहती थी बच्चे। मैं ये सुन के मैं उससे बोला कि छोड़ो बाबू, जो तुमसे गलती हो गई उस गलती को छोड़ो, जाने दो, वापस आ जाओ, अब एक साथ रहते हैं। वो इतना गुस्सा होने लगी, अब फ़ोन पे मुझे गाली देना, मुझे धमकाना, झूठे केस में फंसा देंगे अब तुम क्या आज के बोलती बाद, है? तरह तरह की गालियाँ देती है, धमकी देती है जान से मार देने का। यहाँ आके धमकी दे के गई है जान से मार देने का, पुलिस को लेके यहाँ आ गई। मेरी माँ पुलिस के साथ में सामने, रहने से इनकार कर रही थी? जी, साथ में रहने से भी इनकार करी, और पुलिस के सामने वो गाली गलौज तक यहाँ करके गई। और पुलिस का धौंस दिखाती है कि अगर कुछ बोलेगा तो पुलिस केस कर देंगे, झूठे केस में तुमको फंसा देंगे।
ये इतना हम ये हो गया कि हम यहाँ से बाहर जब बच्चे को छोड़ के बाहर काम से पे नहीं जा पाते टाइम से, ना कुछ होता है, डर लगता है कि कुछ हो जाए। उसका भाई है, उससे बड़ा भाई है, वो इसी कॉलोनी का रहने वाला है, तो वो आके बार बार धमकी देते रहता है। बाहर भी निकलते हैं, जहाँ रोड पे मिलता है वहाँ धमकाते रहता है। राकेश नाम हुआ उसका। एनी टाइम हम परेशान हो चुके हैं कि उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट की कि वापस आ जाओ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। हमको रहना उसी के साथ, सोमेश्वर के साथ, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमको कोई मतलब नहीं है तुमसे। तो आपने सुना कि प्रियरंजन ने क्या कुछ उन्होंने बताया कि किस तरीके से अपनी पत्नी की पढ़ाई एक एक रुपया जोड़कर वहीं एग्ज़ाम सेंटर मैनेज करने के लिए उसके साथी और उसके पत्नी को 10-10 लाख रुपया दिए थे, जो कि पैसा अभी तक उसे नहीं दिया गया। वहीं बच्चे का भी देखभाल करते थे, और जब ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने फ़ोन किया तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास फ़ोन नहीं करिए, हम आपसे कोई लेना देना नहीं है। वहीं घर पे आकर लड़ाई झगड़ा भी करती हो और कई तरीके के धमकी भी देते थे। इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।